हेलो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो आए इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके और आप उसे देख सकें। हेलो दोस्तों, कल के वीडियो में सेट वन का पार्ट टू में हमने देखा कि आवर्धन क्षमता कैसे ज्ञात करना है, यानी कि यम कैसे ज्ञात करना है, ठीक है, और उसके सूत्र कैसे प्राप्त करना है, ये सारी चीज़ें उसमें बताया था। दोस्तों, ये सेट वन का पार्ट थ्री है और आप इसे पूरा देखिएगा जरूर ताकि समझ में आए। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप तुरंत लाइक कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, इसका पीडीएफ मैं व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो भी 50 रुपीज़ पेमेंट कर रहा है उसको मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2020 का सभी सेटों का हल प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि उसका बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। दोस्तों, एक बात बता दूं, इस पीडीएफ का खास बात यह है कि आपको 30% लेस करके मिल रहा है। आपको कुछ भी छाटने का नहीं है, छाटना नहीं पड़ेगा। जैसा कि आपको इस वीडियो में भी दिखने को मिल रहा है कि जो प्रश्न इस साल नहीं पूछा है उसको मैं हटा दिया हूं, जो इस साल पूछेगा उसी को मैं लिखा हूं और उसी को हल किया हूं, ठीक है। तो दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको पता है कैसे पीडीएफ लेना है। आपको केवल 50 पे पेमेंट करना है, फ़ोन पे या गूगल पे पे। हमारा नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा 9682737306। उसी नंबर पे फ़ोन पे या गूगल पे द्वारा पेमेंट करके आपको उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज देना है और मैं आपको तुरंत पीडीएफ व्हाट्सएप पे भेज दूंगा जैसे ही मुझे स्क्रीनशॉट मिलेगा। या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं कुछ अगर मन में डाउट हो पूछने के लिए। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, छवा का अथवा हम लोग देखेंगे। बाकी हमने प्रश्न हल कर लिया है पिछली वीडियो में। अब इस वीडियो में हम लोग इसके आगे का हल करेंगे। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की सतह पर आपतित होती है। इसमें निम्नलिखित में प्रत्येक की तरंग दैर्ध्य एवं चाल ज्ञात कीजिए। अपवर्तित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। दोस्तों, इसमें 3 पॉइंट होता है। तो पहला पॉइंट हम लोग का क्या कहता है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। दूसरा पॉइंट, तरंगार्ग पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तीसरा पॉइंट, किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ कोई पृष्ठ खींचें तो उस क्षण तरंगार्ग की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। दोस्तों, अब इस पे आ जाता है सवाल। तो दोस्तों, आपको सवाल में क्या दिया था, एंगस्ट्रॉन मतलब लेमडा दिया था और यन अपवर्तनांक दिया था। तो दोस्तों, पहला हम लोग का आता है आपतित प्रकाश के लिए लेमडा डैश बराबर लेमडा बटा यन। तो इसको 6000 एंगस्ट्रॉन बटा 1.5 कर देंगे, यानी कि जो हम लोग का अपवर्तन आएंगे उसका, तो 4000 एंगस्ट्रॉन इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब इसका चाल जब ज्ञात करेंगे तो चाल बराबर क्या होता है, वी बराबर सी बटा यन। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सी यन, ठीक है। तो इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे चाल बराबर क्या होगा, भी बराबर सी एन हो गया, ठीक है। चूंकि दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का क्या होता है, जब हम पीडीएफ बनाते हैं ना वर्ड पैड में टाइप करके, जब हम लोग पीडीएफ बनाते हैं तो कुछ काच जो ऐसे वर्ड होते हैं ना जो ऊपर चले जाते हैं, तो यहाँ पे एन ऊपर चला गया है, ठीक है। तो आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको लगे, मतलब समझ में आ जाए कि क्या होता है। तो भी बराबर क्या होता है दोस्तों, सी बटा यन, ठीक है। तो सी का मान क्या होता है, 3 × 10⁸। यन का मान क्या है, 1.5, क्योंकि अपवर्तनांक दिया है। और सी का मान क्या होता है, फिक्स होता है, प्रकाश की चाल। तो बस उसी का मान रख के, इसका मान रख के हम लोग हल करेंगे तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, प्रत्यावर्तित प्रकाश के लिए आवृत्ति बराबर क्या होता है, वी बराबर सी बटा लेमडा, ठीक है।
अब दोस्तों यहाँ पे लेमडा का मान आपको 6 गुणे 10 की घात ऋण 7 देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि सी का मान तो आपको मालूम है। तो दोस्तों ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए 6000 एंगस्ट्रॉन दिया लेमडा बराबर, ठीक है, लेमडा बराबर क्या दिया, 6000 एंगस्ट्रॉन। जब हम 6000 एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितने से गुणा करने पड़ेगा 6000 में, 6000 में हमको गुणे 10 की घात ऋण 10 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऋण 10 में अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे 3 जीरो है, तो 10 में से 3 घटाएगा तो 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, यानी कि ऋण 7 बचेगा। तो बस वही चीज लिखा गया है 6 इंटू 10⁻⁷ ऋण 7। बस अब इसी को हल करेंगे तो हम लोग का कितना आ जा रहा है 5 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज, ठीक है। तो बस इतना ही आ जाता है। अब नेक्स्ट सवाल देख लेंगे, सातवां क्या कह रहा है, प्रकाश विद्युत प्रवाह के नियमों का उल्लेख कीजिए। आई तीव्रता तथा वी आवृत्ति का प्रकाश W कार्य फलन, यानी आवृत्ति का प्रकाश कार्य फलन W वाले धातु के पृष्ठ पर पड़ता है। प्रकाश विद्युत धारा तथा फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा, जबकि आपतित प्रकाश की तीव्रता समान तथा आवृत्तियां भिन्न भिन्न है, आवृत्ति समान तथा तीव्रताएं भिन्न भिन्न है। तो दोस्तों आइए इसको देख लेते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह के नियम निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों कितने नियम है इसके, 5 नियम है, ठीक है। तो पांचों नियम हम जान लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या आता है इसका, पहला नियम, किसी धातु की पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गति अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति की बढ़ाने पर बढ़ता है, यानी बढ़ती है। यदि आपतित प्रकाश की, चौथा पॉइंट कहता है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो धातु से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। पांचवा पॉइंट कहता है, प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। अब दोस्तों पहला पॉइंट के हिसाब से हम लोग का जो था समान तीव्रता तथा भिन्न भिन्न आवृत्ति के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, प्रकाश विद्युत धारा अपरिवर्तित रहता है और संतृप्त धारा भी अपरिवर्तित रहता है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे तो फोरो हो गया, ठीक है। तो इसको आप फोटो लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, फोटो, ठीक है। यहाँ पे रो हो गया तो यहाँ पे टो बना दीजिएगा, ठीक है। तो फोरो जहाँ पे है उसको फोटो कर दीजिएगा। तो फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती है, और निरोधी भी वो आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। तो दूसरा पॉइंट आता है समान आवृत्ति तथा भिन्न भिन्न तीव्रताओं के लिए, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता बढ़ने पर बढ़ेगा, संतृप्त धारा तीव्रता बढ़ने पर बढ़ेगी, और फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी, और निरोधी भी वो भी अपरिवर्तित रहेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अथवा द्रव्य तरंगे क्या है, मतलब इसका द्रव्य तरंगे की परिभाषा लिखना है। ये आंतरिक तरंगे तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों में किस प्रकार भिन्न होती हैं, ये भी लिखना है। और तरंग हाइगेन्स परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉन की त्रिज्या की कक्षक में 22 × 10⁶ मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है। इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख दिया है द्रव्य तरंग का परिभाषा। जब भी कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, प्रोटॉन आदि गतिमान होते हैं तो वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। द्रव्य कणों से संबद्ध इन तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं। अब देख लेते हैं कि द्रव्य तरंगों की यांत्रिक तरंगों तथा वैद्युत चुंबकीय तरंगों में भिन्नता। यांत्रिक तरंगे किसी द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ हैं, जबकि
वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसी आवेशित कण की त्वरित गति के द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव्य तरंगे किसी कारण के साथ केवल तभी संबद्ध होती है जबकि वह गति में हो। यांत्रिक एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों का आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव्यमान तरंगे किसी भी आकार की हो सकती हैं। दोस्तों बस इतना ही लिखना है। अब आगे आपको सवाल हल करना है। तो सवाल में क्या दिया है, R बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉन, इसको क्या करना है 10 के घात ऋण 10 से गुणा कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 के घात ऋण 11 मीटर। V बराबर दे दिया है 22 मतलब 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट, यहाँ पे 22 लिखे थे क्या, यहाँ पे देखिए 2.2 रहेगा, ठीक है, वहाँ पे छोड़ दिया हूँ, ठीक है, लेकिन हल में यहाँ पे हो गया क्योंकि यहाँ पे आंसर हमें आंसर शीट के हिसाब से लाना था, तो यहाँ पे वो वहाँ पे गलती छापा था क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी सब वही है। वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है Q/T इज इक्वल टू E बटा ब्रैकेट में 2πr/V। तो यहाँ पे भी T ऊपर चला गया है, इसको भी ध्यान देंगे। तो वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है EB/2πr। E का मान इलेक्ट्रॉन का मान रख देना है, ठीक है। V का मान आपको मालूम ही है 2.2 गुणे 10 के घात 6 मीटर पर सेकेंड रख देना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 का मान मालूम ही है, पाई का मान क्या होता है 3.14 होता है, R का मान मालूम ही है 5 गुणे 10 के घात ऋण 11। बस इसी को हल करके आपको I का मान ज्ञात कर देना है। तो I का मान आएगा 0.112 गुणे 10 के घात ऋण 2। बस इसको I बराबर क्या लिख देना है 1.12 मतलब 1.12 गुणे 10 के घात ऋण 3 एम्पियर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 22 हो गया। हमको लग रहा है या तो PDF बनाने में दशमलव गायब हो गया होगा या तो फिर हम पॉइंट लगाना छोड़ दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हल करते टाइम हमको याद आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के हल किए हैं, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कॉपी में लिखते समय, ठीक है। दोस्तों आगे देख लेते हैं 8वां का 8वां में, दो समांतर रेखीय धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये 2009 में भी पूछा था और 2020 में भी पूछा है और 2021 के सिलेबस में भी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए जान लेते हैं। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। माना दो समांतर धारावाही चालक तार 1 व 2 वायु में एक दूसरे से d दूरी पर कागज के तल पर स्थित है। कागज के तल में स्थित है। दोस्तों इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है। तार 1 तार 2 समान दूरी पे है। यहाँ पे देखिए इसका दूरी का नाम d दे दिया, यानी समान d दूरी पे, एक दूसरे से d दूरी पर कहाँ रखे गए हैं, कागज के तल में स्थित है या फिर कागज के तल पे रखे गए हैं। इन तारों में क्रमशः क्या हो रहा है दोस्तों, I1 और I2 धारा बह रही है, एक ही दिशा में बह रही है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया, इन तारों में क्रमशः I1 व I2 धारा एक ही दिशा में बह रही है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखना है कि अतः तार एक के कारण, मतलब तार 1 के कारण तार 2 में क्या हो रहा है कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना। तो वही चीज लिखा गया, तार 1 के कारण तार 2 के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो B1 बराबर क्या हो गया म्यू I1/2πd। वैसे ही इसके लिए हो जाएगा तो B2 न्यू I2/2πd। तो यहाँ पे I1 I2 केवल रहेगा, ठीक है। अब तार 1 के कारण तार 2 पर लगने वाला बल यानी कि F21, तार 1 के कारण तार 2 पर लगने वाला बल यानी कि F21, तो क्या हो जाएगा B आपने पढ़ा F बराबर BI sin 90। तो यहाँ पे वही चीज हो गया है। तो B1 या I2 sin 90, sin 90 का मान क्या होता है 1, तो बस इसको हटा दिया गया है और I2 का मान इसी में पुट कर लिया गया है। तो देखिए I2 का मान जब हम पुट करेंगे या फिर B1 का मान इसमें पुट कर लीजिए, या फिर I2 का मान पुट करने से बढ़िया है B1 का मान पुट कर लें। तो जब B1 का मान पुट करेंगे तो हम लोग का न्यू I1 I2 L/2πd इसी।
अब तार 2 के कारण तार 1 पर लगने वाला बल सेम वही चीज़ हो जाएगा, वहाँ पे 2 1 था, यहाँ पे 1 2 हो जाएगा। तो इसमें B2 I1 यल साइन 90।